हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारी जो है वो इंग्लिश पेडागोजी की सेकेंड क्लास है। 50 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। जिन्होंने पिछली क्लास को अभी तक नहीं देखा है, आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी आप लोगों को जो है वो पिछली क्लास का जो है लिंक और प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिनकी आज जो है वो फर्स्ट क्लास है, या जिनकी जो है वो फर्स्ट या सेकंड क्लास है, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है वो मिल जाए जैसे ही क्लास अपलोड होती है। डेली आप लोगों को 7 to 8 AM के बीच में जो है वो क्लास देखने को मिल जाती है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको आइडिया है ही इस चीज़ का कि क्लासेस किस टाइम पे देखने को मिलती हैं। और पिछली जो कुछ सब्जेक्ट है, 4 से 5 सब्जेक्ट की क्लासेस हमने जो है साइकोलॉजी की पेडागोजी सेक्शन जो भी है हमारे पास साइकोलॉजी सेक्शन है, उसके जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के पास मेंशन किए हैं वो हमने जो है वो कुछ क्लासेस में कवर कर दिए हैं। आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आपको प्लेलिस्ट जो है वो दिख जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। आज हमारी सेकंड क्लास है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है यहाँ पे लेसन प्लानिंग से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है और सबसे पहले लेसन प्लानिंग और लर्निंग असेसमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जो है वो जितने भी आपके पास स्किल्स रहती हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने कर लिए थे। अब हमारे पास लेसन प्लानिंग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि मेन पर्पस क्या है लेसन प्लानिंग का। हम लेसन प्लानिंग क्यों करते हैं, पाठ योजना क्यों बनाते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है। सिर्फ सिलेबस को ख़त्म करना उद्देश्य है, या अपनी टीचिंग को क्रमबद्ध बनाना, सिस्टमेटिकली बनाना, या होमवर्क देना, या क्लास को कंट्रोल करना, किस चीज़ के लेसन प्लानिंग होती है। तो लेसन प्लानिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। टीचर लेसन प्लानिंग बनाता है ताकि वो एक सीक्वेंस में बच्चे को पढ़ा सके और बच्चा जो है सीक्वेंस में चीज़ों को सीख सके। उसके लिए हम लेसन प्लानिंग बनाते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। अपनी टीचिंग को सिस्टमेटिकली बनाने के लिए यहाँ पे लेसन प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेसन प्लान। जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है लेसन प्लान का। ब्लैक बोर्ड पर काम लिखना, वो है लेसन प्लान में मेन चीज़, या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखना, या होमवर्क देना, इवैल्यूएशन करना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हम जो ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं उनको प्राप्त करना, है ना। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास जो है वो सबसे मेन रहते हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचिंग ऑब्जेक्टिव वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे पास लेसन प्लानिंग में, क्योंकि हमने जो लेसन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं वो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि बच्चा लास्ट में इन इन चीज़ों को जो है वो कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर। हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, वेग, मेजरेबल, इमोशनल, या इनफॉर्मल। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें एक मार्क्स प्राप्त करने होते हैं, यानी कि उसका हम मापन कर सकते हैं। मेजरेबल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे हमें उनको मापना होता है मार्क्स की फॉर्म पे। नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लोएस्ट लेवल कौन है। तो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, मेन इन्होंने जो है वो 3 डोमेन्स दिए हैं आपके पास, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, है ना। तो ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव आ जाता है आपका जो माइंड से रिलेटेड है, अफेक्टिव आ जाता है जो आपके हार्ट से रिलेटेड है, और आपका साइकोमोटर आ जाता है जो कि आपके हैंड से रिलेटेड है, एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में सबसे लोएस्ट पूछा है, कौन सी की ऑप्शन है ये, एप्लीकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, नॉलेज हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, ये है कॉग्निटिव की। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास कौन सा आता है, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, नॉलेज हो, पहले नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है, ये हमारे पास रहते हैं। तो इसमें सबसे जो लास्ट में आता है वो आता है आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लोएस्ट पूछा है यहाँ पे, अच्छा लोएस्ट पूछा है ना कि हाईएस्ट पूछा है। हाईएस्ट में आ जाता है आपके पास जो है वो इवैल्यूएशन हाईएस्ट है, लोएस्ट है तो सबसे पहले नॉलेज आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे लो पे, क्योंकि सबसे पहले आता है तो सबसे लो पे जाएगा, और सबसे हाईएस्ट मैंने क्या बताया आपको, ये हाईएस्ट आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन, सबसे ऊपर आता है ये।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेसन एम्स टू। इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेसन का, कि लेसन का को हम प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, एम क्या होता है, किस चीज़ के लिए जो है इंट्रोडक्शन दी जाती है, ताकि बच्चे का, अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि आज हम इन क्वेश्चन को करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेसन प्लानिंग के बारे में, असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लेसन प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जा सके। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन फॉर। हम जो है शिक्षण के उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है, देखो ये जो आपकी पेडागोजी है ना, ये हिंदी में भी आपको देखने को मिलती है, इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे कम टाइम है आप लोगों के पास, तो यहाँ पर जितनी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं उतनी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ला रही हूँ। बोथ लैंग्वेज पे हम बात कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में हर एक क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ। टीचिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि शिक्षण उद्देश्य जो हैं वो किसके लिए लिखे जाते हैं, ताकि ये टीचर के लिए लिखे जाते हैं, एग्जामिनर के लिए लिखे जाते हैं, लर्नर की लर्निंग के लिए, या पेरेंट्स के लिए, किसके लिए होते हैं? तो ये होते हैं बच्चे के लिए। लर्नर जो शिक्षार्थी है उसको सिखाने के लिए, उसकी लर्निंग के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कब होती है ये? जिसे हमने जो है वो हिंदी में क्या कहा था, रचनात्मक मूल्यांकन कहा था मैंने इसे हिंदी में। तो ये हमने किया था हिंदी वाले सेक्शन पे भी। ये कब होती है? ड्यूरिंग टीचिंग, जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, उसके दौरान होती है ये। ठीक है, और लास्ट में कौन सी होती है आपकी? समेटिव असेसमेंट जो है वो लास्ट में होती है। फॉर्मेटिव बीच में जो छोटे छोटे टेस्ट है, ओरल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, वो होते हैं। समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया, ये एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आपको पता चल गए। अब एक टाइप असेसमेंट का आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है, किस चीज़, क्या करता है? डायग्नोज, रीज़न को फाइंड आउट करता है, उसकी डिफ़िकल्टी को समझता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? डायग्नोस्टिक असेसमेंट किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो बीमारी है, हम बोलते हैं ना डॉक्टर बीमारी को ढूंढेगा, ये उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब सीसी की फुल फॉर्म पूछिए, सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतत समग्र मूल्यांकन हम इसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। अब हम बोलते हैं ना, ये बच्चे का जो है वो क्या है? पोर्टफोलियो है। इसको देख के हम क्या करेंगे? चीज़ों का पता लगा देंगे कि बच्चे का क्या है, क्या नहीं है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो होती है जिसमें बच्चे का, बोलते हैं ना, ये मेरा पोर्टफोलियो देख लो ज़रा। हीरोइंस होते हैं ना, अपना पोर्टफोलियो दिखाती है, तो उनका जो काम है, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, उनकी प्रोफाइल्स वहाँ पे दिखती है। यानी कि ये कलेक्शन होती है जो बच्चे के काम का संग्रह होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक रूब्रिक होता है। तो रूब्रिक किसके लिए यूज होता है? अ रूब्रिक इज यूज्ड फॉर, एक रूब्रिक जो है ये भी एक तरीके का जो है वो किस चीज़ का है? मापन करने का या मूल्यांकन करने का एक क्राइटेरिया होता है। आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हो, रूब्रिक के थ्रू कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया के लिए, इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन करने के लिए आप रूब्रिक का यूज़ करते हो। अब आगे आपके पास क्वेश्चन है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आपने सुना होगा। तो ये जो है वो व्यवहार से संबंधित है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे का बोलते हैं ना, ये बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, जिसमें बच्चे का जो है थ्रू ईयर उसका कैसा बिहेवियर रहा है, वो आपको सारा यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। बोलते हैं ना बच्चे को ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक किस चीज़ का आकलन करने के लिए किया जाता है? असेस करते हैं ना हम बच्चे को, तो आप ऑब्जर्वेशन करो। आप उसको दूर से भी कर सकते हो, उसको बता के भी ऑब्जर्व कर सकते हो, बिना बताए भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए होता है? ऑब्जर्व करते हैं हम स्पीकिंग एंड बिहेवियर के लिए, उसके व्यवहार को पहचानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। हम खुद को असेस करते हैं ना, तो हम खुद की असेसमेंट कर रहे हैं, खुद को आकलन करते हैं हम खुद का, किस चीज़ का विकास करने के लिए? ताकि आप देख सको कि मैं कितना अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूँ या कितना ये कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है पीयर असेसमेंट। पीयर का मतलब ही क्या होता है? पीयर का मतलब ही आपके पास ग्रुप होता है।
तो पीयर असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे को, उनके जो ग्रुप बोल दो या फ्रेंड्स बोल दो, पीयर होते हैं उसके जो फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स एक दूसरे को जो है वो असेस करते हैं, स्टूडेंट असेस ईच अदर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफेक्टिव फीडबैक शुड बी, एक प्रभावी प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो होती है वो कैसी होती है, जो कि टाइम से दिया जाए। हमेशा फीडबैक आपने बच्चे को देनी है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। अगर आप उसको लेट असेस कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़रूरत है उस टाइम पे फीडबैक मिलना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, अब आपने डायग्नोस्टिक के अलावा एक टीचिंग आती है रेमिडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक में आपने जो है वो रीज़न या डिफ़िकल्टी को फाइंड आउट किया। रेमिडियल में आप क्या करते हो, बोलते हैं ना उसको रेमेडी देनी ज़रूरी है, यानी कि अब उसको क्या दी जाती है, दवाई दी जाती है। उसके बाद दवाई यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप जो है ख़त्म कर रहे हो। अब पहले ढूंढा फिर उसके बाद रेमेडी दी। तो ये किस टीचिंग इज़ मिंट फॉर, ये किसके लिए होती है, रेमेडियल टीचिंग इज़ मिंट फॉर किसके लिए होती है। रेमेडीज़ होती हैं आपके पास, जो स्लो लर्नर होता है उसको रेमेडी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन, लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट फोकसेस ऑन। लर्नर सेंटर्ड में कौन फोकस है, लर्नर यानी कि स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो स्टूडेंट की नीड्स को यहाँ पर जो है वो फोकस किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुड इवैल्यूएशन शुड बी, एक अच्छा मूल्यांकन जो है वो कैसा होना चाहिए। अच्छा मूल्यांकन होता है जो कि बायस्ड हो, प्यूनिटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, रिजिड हो। तो जब भी इवैल्यूएशन हो उसमें कोई पक्षपात नहीं हो, एक एक डायरेक्ट जो उसका कुछ मानदंड होने चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए गुड इवैल्यूएशन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इसे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है, बोलते हैं चेकलिस्ट बनी होती है। चेकलिस्ट होती है आपके पास जो है वो 1 2 3 इस तरीके से आप जो है वो पॉइंट दे सकते हो किसी को, है ना, या फिर आप ट्रू और फॉल्स की फॉर्म पे भी जो है वो बता सकते हो। तो चेकलिस्ट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होती है, बोलते हैं ना ये चेकलिस्ट है, इसको आपको भरना है। आपने देखा होगा जिन्होंने किसी ने कोई एग्जाम दिया होगा, चेकलिस्ट दी जाती है आपको लास्ट में। अभी भी आप जेबीटी कमीशन का पेपर दोगे तो जो आपके वहाँ के जो लोग होंगे वो बोलेंगे चेकलिस्ट फिल करने के लिए आपको लास्ट में, पेपर ख़त्म होने के बाद, कि आपको वहाँ पे सेंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, अच्छे से हुआ, कोई चीटिंग तो नहीं हुई, या वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी। लास्ट में आपको वो बोलेंगे कि आपको 4 या 5 पे जो है वो टिक करना है लास्ट पे सारे। देखोगे आप इस चीज़ को, तो चेकलिस्ट होता है, बिहेवियर को देखा जाता है कि आप उन लोगों का बिहेवियर कैसा था, उस चीज़ को हम चेकलिस्ट के फॉर्म पे बताएंगे। वो झूठ है सच है वो तो हमें बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, फियर बेस्ड होनी चाहिए, डर पर आधारित, या रिजिड होनी चाहिए। तो असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। आप आज कर रहे हो, बीच में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर रहे हो असेस उसको, तो उसका क्या फ़ायदा है ना। तो वो कंटिन्यूटी पे होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम आर रिलेटेड टू। हम बोलते हैं कि लर्निंग की आउटकम भी मिलनी चाहिए। तो लर्निंग आउटकम आर रिलेटेड टू, टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड है, स्टूडेंट की अचीवमेंट से रिलेटेड है, स्कूल रूल्स के रिलेटेड है, टाइम टेबल से रिलेटेड है। तो लर्निंग की आउटपुट होती है कि स्टूडेंट ने क्या आउटकम उसको मिला, क्या उसने जो है वो अचीव किया, है ना। तो वो होती है लर्निंग की आउटकम, हमें क्या मिली, यानी कि स्टूडेंट की अचीवमेंट, कि स्टूडेंट ने ये टेस्ट पास कर लिया। अब मेरे पढ़ाने से आप लोगों ने क्या अचीव किया, आपने टेस्ट पास कर लिया, ये हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इवैल्यूएशन हेल्प्स इन। इवैल्यूएशन किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, जो बच्चा है उसको हमने क्या किया, सबसे पहले असेस किया, असेस में हमने रीज़न को फाइंड आउट किया कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब वो किस चीज़ के लिए जो इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए, ताकि हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सके जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, लगातार हम असेस कर रहे हैं ना, तो वो किस चीज़ को सपोर्ट करती है, तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, लर्निंग की इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब हम इश्यूज ऑफ टीचिंग इंग्लिश की, इंग्लिश को सिखाने के लिए कौन कौन से इश्यूज हमारे पास आ सकते हैं, उनको हम लास्ट के 25 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, मेजर प्रॉब्लम इन इंग्लिश लर्निंग इज। जब हम इंग्लिश को लर्न करते हैं, इंग्लिश को सीखते हैं, तो मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मोटिवेशन हो सकती है, या हमारी मदर टंग इंटरफेयर कर रही होती है वहाँ पे। अब बोला जाता है ना, शुरू में मदर टंग में चीज़ें सीखते हैं। अब हमारी जो मातृभाषा है या हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो इंटरफेयर कर देती है वहाँ पे,
तो उसमें जो है इंग्लिश आप सारी चीज़ों को कई देखते हैं, आज भी अगर आप इंग्लिश में देखते हो, इंग्लिश बोलनी है किसी ने तो पहले वो हिंदी में ट्रांसलेट करता है, फिर वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता है। तो वैसे ही मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखो मोटिवेशन तो अच्छी चीज़ है, मोटिवेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, एक्सपोजर भी होना चाहिए। प्रॉब्लम हो सकती है आपकी जो मदर टंग की इंटरफेरेंस हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रूरल लर्नर फेस इंग्लिश डिफिकल्टी ड्यू टू, किसकी वजह से जो रूरल लर्नर्स होते हैं, जो गाँव के लोग हैं, यानी कि वो जो है वो इंग्लिश को बोलते टाइम, सीखते टाइम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल जाता है, या उनको एक्सपोजर की कमी होती है, या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं, या नेटिव स्पीकर होते हैं वो। तो यहाँ पे लैक, कमी है अगर आपके पास एक्सपोजर की, आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, आपको वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फियर ऑफ इंग्लिश डेवलप बिकॉज ऑफ, आपको इंग्लिश का डर होता है किसकी वजह से, प्रेज की वजह से कि आपकी किसी ने प्रशंसा नहीं की है, पनिशमेंट का कि आपको दंड मिलेगा अगर आप गलत बोलोगे, एनकरेजमेंट की वजह से, गेम्स की वजह से, करेक्ट आंसर होगा पनिशमेंट, दंड की वजह से आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम नीड्स, मल्टीलिंगुअल होते हैं जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि नीड्स रिजिड मेथड की, फ्लेक्सिबल अप्रोच की, ट्रांसलेशन ओनली, लेक्चर मेथड की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में फ्लेक्सिबल अप्रोच की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम मेनली अकर ड्यू टू, जो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है ना कि अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता है, तो वो क्योंकि आपके मदर टंग का प्रभाव होता है। जैसे आपने देखा होगा श वाला स, कई श शलगम को स सड़क की तरह प्रोनाउंशिएट करते हैं, स को श बोल देते हैं, तो वो आपकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक आर कॉमन बिकॉज ऑफ, जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना कॉमनली होती है, किसकी वजह से होती है, साइलेंट लेटर्स की वजह से, ऑब्वियसली होती है ना। जब आप साइलेंट लेटर है, जैसे कई जगह पे अगर हम बात करें, जैसे आपको सुनामी बोलना है तो सुनामी की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, तो साइलेंट लेटर है आपके पास टी, उसकी वजह से जो है वो स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज क्लास टीचिंग इज इफेक्टिव थ्रू, जो लार्ज क्लास में अगर आपको सिखाना है तो इफेक्टिव किसके थ्रू हो सकता है, आप लेक्चर दोगे, ग्रुप वर्क करवाओगे, ट्रांसलेट करवाओगे, डिक्टेट करवाओगे, तो टीचिंग इफेक्टिव कब हो सकती है, जब आप लार्ज बहुत बड़ी क्लास है वहाँ पे आप ग्रुप वर्क उनको दोगे, तो वो इफेक्टिव हो सकती है टीचिंग करवाना। नेक्स्ट है एलिमेंट्री इंग्लिश टीचिंग शुड बी, जो एलिमेंट्री इंग्लिश होती है, टीचिंग होती है, वो कैसी होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड, ग्रामर ओरिएंटेड, एक्टिविटी ओरिएंटेड, ट्रांसलेशन बेस्ड। तो वो एलिमेंट्री पे अगर आप जो है 1st to 8th क्लास के बच्चों को इंग्लिश टीच करवा रहे हो तो वो एक्टिविटी रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि क्रिया आधारित होनी चाहिए, जहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों को करवाओगे, लर्निंग बाय एक्टिविटी होनी चाहिए। टीचर्स रोल शुड बी, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, हर जगह पे हम बात करते हैं कि बच्चे का टीचर का रोल होना चाहिए एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, या एज अ गाइड होना चाहिए, कि वो उनको जो है वो सुविधा दे सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है मार्गदर्शक देना, कि सुविधा बोलेंगे हम, सिर्फ मार्गदर्शन दे करें उनका। हेजिटेशन इन स्पीकिंग इज ड्यू टू, अगर बच्चा हेजिटेट करता है, शर्म करता है बोलते टाइम, क्यों हेजिटेट करता है स्पीकिंग में, किसकी वजह से, वो कैब की वजह से, फियर ऑफ मिस्टेक की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि उसको गलतियों का डर होता है कि मेरी से गलती हो जाएगी, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर एट एलिमेंट्री लेवल शुड बी टॉट, अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे बात करें तो वो पढ़ाया जाना चाहिए किस चीज़ के लिए, रूल्स के थ्रू, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, मेमोराइजेशन के थ्रू। तो करेक्ट आंसर है कि बोलते हैं ना कोई भी चीज़ है कंटेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए, किसी चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी डेली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होगी तो और भी ज़्यादा सही होगा, तो थ्रू कॉन्टेक्स्ट पढ़ाई जानी चाहिए। आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इन इंग्लिश क्लास इंक्रीजेज थ्रू, अगर इंग्लिश क्लास में हम प्रेरणा को बढ़ाने की बात करें तो किसके थ्रू बढ़ाई जा सकती है, ताकि जब हम उनकी जो है वो प्रशंसा करें कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर सकते हो, उनको मोटिवेट किया जाए, प्रशंसा की जाए, तो जो है वो मोटिवेशन इंग्लिश क्लास के लिए हम उनके प्रति बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल डेवलप्स बाय, लिसनिंग स्किल किसके थ्रू जो है वो डेवलप होती है, राइटिंग, रीडिंग, एक्सपोजर और मेमोराइजेशन के थ्रू। तो जब आप किसी को एक्सपोजर दोगे उसके थ्रू लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप की जा सकती है, मौके दोगे आप उसको जब।
नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग। अगर आप ज़्यादा ही जो है वो मातृभाषा का यूज़ करते हो एक्स्ट्रा, तो उससे क्या होता है, इंटरफेरेंस हो जाता है अगर आपको जो है वो किसी और लैंग्वेज को सीखना है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, एरर करेक्शन शुड बी। हम बोलते हैं ना एरर करेक्शन होनी चाहिए, तो एरर करेक्शन शुड बी कब होनी चाहिए, पब्लिक में होनी चाहिए, इमीडिएट हो जानी चाहिए, एकदम से सपोर्टिव होनी चाहिए, हमें एरर करेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए, प्यूनिटिव होनी चाहिए। तो एरर करेक्शन जो है वो एकदम से हो जानी चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आपको उसको एकदम से सुधारना भी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब टाइम लो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैसी होनी चाहिए। तो एक तो हम बोल रहे हैं कि एरर की करेक्शन हमें जल्दी करनी है ना, जैसे हम बोलते हैं फीडबैक एकदम से देनी है, लेकिन एरर करेक्शन कैसी होनी चाहिए, आप उनको सपोर्ट करो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब आगे से ठीक हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूटेबल कंटेंट फॉर एलिमेंट्री लर्नर्स इज। जो एलिमेंट्री लर्नर होते हैं ना, प्राथमिक कक्षा वाले प्राथमिक शिक्षार्थी होते हैं, उनके लिए सूटेबल कंटेंट कैसा होता है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को जिनको सिर्फ देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वैसा कंटेंट, कॉम्प्लेक्स या सिंपल और फैमिलियर, तो कैसा होना चाहिए, जो सिंपल हो और जिससे वो फैमिलियर हो, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कंटेंट हो, वो उनके लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, होम एनवायरनमेंट प्लेज। होम एनवायरनमेंट जो है वो कैसा रोल प्ले करता है, कोई रोल प्ले नहीं करता, नेगेटिव, इंपॉर्टेंट, हार्मफुल। तो आपको पता है कि घर का वातावरण बच्चे को हमेशा जो है वो वहाँ पे हेल्प करता है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट वातावरण अच्छा है तो बच्चा अच्छे से जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अगर आपके वहाँ पे घर का माहौल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो बच्चे को प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कोड स्विचिंग मीन्स, हम कोड को स्विच कर रहे हैं। तो कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है, जब हम भाषा को मिक्स कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज मिक्सिंग करेक्ट आंसर बनेगा। अब आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बताया था, एक होते हैं विजुअल एड्स, एक होते हैं आपके ऑडियो एड्स, एक होते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड्स। तो टीचिंग विदाउट टीएलएम कोर्स, अगर हम विदाउट टीएलएम के टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, बोर्डम यानी कि बोर होके क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। तो अगर आप टीएलएम का यूज़ करते हो तब तो ये चीज़ें बढ़ती हैं, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के, बोर्डम को छोड़ के। तो टीएलएम की बिना जो है वो बोझ जो है लगता है, बोरियत आपको लगेगी कक्षा में। नेक्स्ट है इंग्लिश लर्निंग नीड्स। इंग्लिश लर्निंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेमोराइजेशन की, रेगुलर प्रैक्टिस की, ट्रांसलेशन की, ग्रामर रूल्स की। करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको इंग्लिश को सीखना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री टीचिंग शुड फोकस ऑन। जो एलिमेंट्री टीचिंग होती है किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाली होनी चाहिए, आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन की, संप्रेषण के ऊपर होनी चाहिए। आप जो है एलिमेंट्री लेवल पे टीचिंग कर रहे हो तो वो बातचीत पर फोकस होनी चाहिए कि आपको कैसे बातचीत करनी है, आपका बेसिक तरीके से वो बना दे। नेक्स्ट है इंग्लिश फियर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इंग्लिश का डर है वो कैसे आप जो है वो कम कर सकते हो, तो जब आपका जो वातावरण है वो कैसा हो, हेल्पफुल हो, आपका सपोर्ट करने वाला, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पनिश करेंगे तो इंग्लिश का डर रहेगा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तब भी डर रहेगा, आपका टेस्ट होगा तब भी डर होगा, लेकिन एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तब आप आराम से सीख सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। जहाँ पे बहुत सारे भाषा बोलने वाले होते हैं, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लर्निंग कम्स बिफोर। लर्निंग जो है वो किसके पहले, लिसनिंग कम्स बिफोर, सुनने से पहले उस क्या होती है आपके पास, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसनिंग कम्स बिफोर। लिसनिंग आती है किससे पहले, जब आप बोलते हो पहले बोलोगे ना, फिर आप सुनोगे, यानी कि कोई ना कोई बोलेगा फिर सुनेगा, है ना। तो लिसनिंग किसके पहले, लिसनिंग कम्स बिफोर, लिसनिंग आती है किससे पहले, यहाँ पे स्पीकिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आप मतलब किसी ने सुना और आप कैसे सुनोगे, मतलब पहले कोई बोलेगा तभी आप सुनोगे, या आप बोलोगे तभी कोई सुनेगा, तो ये एक दूसरे के साथ में चलते हैं ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेन एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश को सिखाने का मेन एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ताकि आप लोगों के साथ में बातचीत कर सको, संप्रेषण कर सको, कम्युनिकेट कर सको, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो 50 क्वेश्चन, इसी के साथ में हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 50 यहाँ पे बाकी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है। तो जिसने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जिनकी जो है वो फर्स्ट क्लास है, वो प्लेलिस्ट पे जाके आप जो है वो देख सकते हो पिछली क्लासेस को। वहाँ पे मैंने जो है वो पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जितने भी आपके साइकोलॉजी के सब्जेक्ट हुए हैं वो हमने वहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसकी एक क्लास है और ये आपका जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश वाला पोर्शन है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और डेली 7 to 8 AM के बीच में आपको क्लास देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।